हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हम पहुंच गए हैं प्रगतिवादी साहित्य से लेकर आज तक, यानी कि जो हमारा प्रगतिवादी है, प्रयोगवाद है, उसके बाद उसमें नई कविता है, यात्रा वृत्तांत है, वो सारे मैंने इसी में कवर कर दिए इसी पार्ट में। तो ये प्रगतिवादी साहित्य की सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें हम पार्ट 5 पे पहुंच गए। इससे पहले हमने पार्ट 4 कवर कर लिया है। ओवरऑल अगर देखें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है, वहां से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो और अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। एक तारतम्यता बन जाती है अगर हम पीछे की चीजों को कवर कर लेते हैं। बीच में से पढ़ने पे कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि पिछले वीडियो में क्या समझाया था, उससे कनेक्टिविटी कैसे बनानी है। तो इसलिए जरूरी है कि आप पुरानी वीडियो को भी देख लें। बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें हम ऑलरेडी 220 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। लगभग इसमें 600 प्रश्नों को मैंने लिया है, जिसमें से आज हम आगे आने वाले 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस को लगभग कवर करेंगे। कवर ही नहीं करेंगे, हम देखेंगे नहीं, उन्हें याद भी करेंगे ट्रिक के साथ। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको ट्रिक के साथ याद कराती हूँ, इसमें भी वैसे याद करेंगे जो हमें एक बार में। अपनी कॉपी पेन लेकर आप बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं या जो भी ट्रिक आपको लगती है उसे आप नोट कर लें, वीडियो को 1 से 2 बार देख लें। 100% आपको सफलता मिलेगी। ये 1-2 बार मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसा कर लो, ऐसे देख लो। क्यों? क्योंकि देखो, हर किसी की माइंड की कैपेसिटी अलग है। हर किसी के पास अपना दिन का जो दिनचर्या है उसकी सबकी अलग अलग है। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि हमें अपनी तैयारी को कैसे रखना है। कई लोग कहते हैं हमें तो 1 बार में हो गया, कई लोग बोलते 5 बार में नहीं हो पाया, कई लोग कहते 10 बार में नहीं हो पाया, किसी को 2 बार में हो जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में जब मम्मी वगैरह या फिर और भी लोग, जब हम दही मथते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो उस मक्खन को निकालते वक्त हम उसमें जो मथनी है उसमें गोल गोल ऐसे करके घुमाते जब हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। मम्मी जो लोग मक्खन निकालती हैं, ठीक है, उससे दही से, तो उसमें वो काउंट नहीं करती है कि उन्होंने मथनी कितने बार चलाई है। या कभी आपने किसी को सुना है कि अगर किसी ने मक्खन निकालने के लिए पूछा है कि भाई इस मलाई से, इस दही से, मुझे दूध से मक्खन निकालना है, तो मुझे मथनी कितने बार चलानी होगी? कभी आपने देखा सुना कि इसमें 20 बार चलानी होगी और आपको बस हो जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या बताया जाता है कि जब तक मक्खन बाहर ना आ जाए तब तक हमें मथनी को चलाना है। तो वही है कि हर किसी के माइंड की कैपेसिटी अलग है। कितने बार पढ़ना है, कितने, एक सामान्य एवरेज है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 से 3 बार में याद हो जाता है। लेकिन हर किसी के माइंड की कैपेसिटी, हो सकता है किसी को 1 बार में हो जाए और हो सकता है किसी को 5 बार में हो। तो हमें कब तक वो चलाना है मथनी? जब तक कि उससे मक्खन बाहर ना आ जाए। इस तरीके से हमारे माइंड में जब तक वो चीजें एकदम मक्खन की तरह सब कुछ हमें एकदम आ ना जाए, तब तक हमें अभ्यास करना है। बस अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। हम उसे काउंट नहीं करेंगे कि हमने तो उसको 4 बार नहीं, जब तक वो हमें आ ना जाए। इतनी जोरों से तैयारी करनी है, इतनी मन लगा के तैयारी करनी है। उसका अभ्यास को काउंट नहीं करना है। हमें बस ये देखना है कि क्या वो हमारे माइंड में पूरी तरीके से भर चुका है। और मुझे एग्जाम पेपर, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम में, मैं फटाफट फटाफट आंसर कर दूंगी। आप जो सीरीज हमारी चल रही है, हो सकता है कुछ लोग बच्चे अपने रिटर्न जो है लिख लिख के याद करते होंगे, कुछ लोग अपनी नोट से पढ़ते होंगे। यहाँ 2 तरीके से आपको सीरीज बेनिफिट करेगी। एक तो आपका ये क्वेश्चंस का आपका लेवल पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस तरीके के प्रश्नों को पूछता है। या आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो क्वेश्चंस आपके कितने सही जा रहे हैं। क्या थ्योरी पढ़ने के बाद आपके आंसर सही जा रहे हैं या गलत, गलतियां कर रहे हो? गलतियां कर रहे हो तो दोबारा से मैं ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्वेश्चन, हर तरीके के प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसको आप ध्यान से सुने, कॉपी पेन लेकर बैठे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला इसमें प्रश्न है हमारा, भगवती चढ़ वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? भगवती चढ़ वर्मा का पहला उपन्यास आपको बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन, अपने खिलौने या फिर चित्रलेखा। मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ी बहुत हम ट्रिक लगा लेते हैं। क्यों? जिससे हमें वो आसानी से याद हो जाए, हम पढ़ते वक्त बोर भी ना हो और लंबे समय तक हमें याद हो। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में, मैं बोलती हूँ क्वेश्चन में अपना आंसर छिपा दो, ठीक है? हमें अलग से नकल नहीं करनी, इस क्वेश्चन में ही छिपा देना। भगवती चढ़, भगवती हम किसको बोलते हैं? माता रानी को बोलते हैं भगवती। भगवती के चरणों में अगर हम चले गए, भगवती के चरणों में चले गए, तो हमारा कोई पतन नहीं हो सकता। हमें सफलता निश्चित मिलेगी, हमें सफलता निश्चित मिलेगी, हमारा पतन नहीं हो सकता। तो इनका पहला उपन्यास, पहले ही जो शरण है हमें वो किसकी लेनी है? भगवती जी के चरणों में शरण लेनी है, जिससे हमारा पतन नहीं होगा। हमें क्या मिल जाएगी? सफलता। नेक्स्ट है, जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास किस वर्ग के हैं? यहाँ पे नोट कर लीजिए, साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। जैनेन्द्र, अज्ञेय और इलाचंद जोशी, ये तीनों ही जो राइटर हैं, तीनों ही जो लेखक हैं, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। तीनों ही राइटर मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये 3 पेयर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनका ग्रुप बना दिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं है। तो 3 बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे। तो ये कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट,
विवर्तक किस विधा की कृति है? विधा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कई सारी वीडियो में। विधा आपके जो भी कहानी, उपन्यास, जीवनी, चलचित्र, इन सबको विधाएं कहा जाता है। गद्य की विधाएं और पद्य की विधाएं, ठीक है। तो ये क्या है? विवर्तक एक उपन्यास है। आपको बताना है कि विवर्तक उपन्यास किस लेखक का है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है, इसको आपको स्टार लगा देना है और इसको समरी जो है हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष किसका है? ये अज्ञे जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1941 है। इसकी जो है शॉर्ट समरी आपको पता होनी चाहिए, कितने पात्र हैं, कौन मुख्य पात्र है, ठीक है, किस सन में किसने लिखा है, कहाँ की इसमें कहानी है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे प्रश्न आता ही आता है। नेक्स्ट है कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? ठीक है, यहाँ पर ये नाम है एक पात्र का, ये भी पूछे जाते हैं। तो कट्टो जो है जैनेन्द्र का उपन्यास है, उसका एक पात्र है। तो आपको बताना है कि ये सुनीता परख त्यागपत्र जयवर्धन। मैंने बताया था आपको सुनीता परख फिर त्यागपत्र। जैसे हम कहीं पर भी काम करते हैं और हमें थोड़ी सी जो कंफर्टेबल नहीं हो पाते तो हम सोचते तो दूसरी जगह जॉब ले लेंगे। तो सुनीता परख फिर त्यागपत्र जैनेन्द्र के उपन्यास है ये तीनों ही। तो आपको बताना है कि ये जो कट्टो है वो किसकी पात्र है? तो ये किसकी है? परख। क्योंकि भाई देखो कट्टो, कट्टर, ठीक है, कोई कोई जब इंसानों को परखते हैं ना फर्स्ट टाइम में आपको नहीं पता चलता है, जब इंसानों को परख लेते हैं तब आपको पता चलता है वो कितना कट्टर है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, कट्टर मतलब कट्टो, ठीक है। परख, परखने के बाद इंसान को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है श्रीकांत जैनेन्द्र के किस उपन्यास? श्रीकांत एक राइटर का भी नाम है, ध्यान रखिएगा। ये जैनेन्द्र के एक उपन्यास के पात्र है, तो आप पात्र भी है और ये राइटर भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो श्रीकांत जो है किस उपन्यास के पात्र हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ये सुनीता, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आंसर सही है? सुनीता, सुनीता श्रीकांत, सुनीता श्रीकांत, सुनीता ने कहा श्रीकांत सुनो, ठीक है। नेक्स्ट अज्ञे का नदी के दीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ? अज्ञे का उपन्यास है नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, ठीक है। तो ये जो है नदी के दीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, ठीक है। कौन सा प्रकाशन वर्ष है? 1952, 1952। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा? परख, सुनीता, त्यागपत्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र। नेक्स्ट है अज्ञे का तीसरा उपन्यास कौन सा है? अज्ञे का तीसरा उपन्यास कौन सा है? ठीक है, अपने अपने अजनबी, विवर्तक, कल्याणी, सन्यासी, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा है? अपने अपने अजनबी, तीसरा उपन्यास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने अपने अजनबी, 1 2 3, अपने अपने अजनबी, ठीक है। आ तीन आ आए हैं, अज्ञे आ तीन आ आया है अज्ञे के उपन्यास में 3 बार, जिसमें वही तीसरा उपन्यास है। याद हो जाएगा कि अज्ञे, अज्ञे से भी आ रहा है, अज्ञे के तीसरे उपन्यास में 3 बार आया, इसमें भी आ, इसमें भी आ और इसमें भी आ। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था अज्ञे, इलाचंद जोशी और जैनेन्द्र, ये कैसे उपन्यासकार हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। अब आपको बताना है इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा? पहला और अंतिम उपन्यास बहुत जरूरी होता है, और जो प्रसिद्ध उपन्यास है, फेमस उपन्यास है, उनकी समरी हमें पता होनी चाहिए, उनके पात्र, प्रकाशन वर्ष, उनका कहाँ किस क्षेत्र विशेष से है, ये बहुत जरूरी है। तो आपको बताना है इलाचंद जोशी का पहला जो है वो कौन सा है? घृणामयी। देखो इलाचंद जोशी, इलाचंद्र, ठीक है, इलाचंद जोशी। भाई कोई इंसान जोश में आके क्या करता है? होश खो बैठता है, और कुछ भी कई बार क्या करता है, कोई भी ऐसा कदम उठा देता है जो घृणास्पद हो जाता है, घृणामयी हो जाता है वो जोश में आके। इसलिए हमें जोश में अपने होश नहीं खोने हैं, हमें बहुत ही समझदारी से पेशेंस का काम करने। इलाचंद जोशी जोश में आके उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो घृणास्पद हो गया, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई? यशपाल, ठीक है। ऐसा इनका कौन सा उपन्यास है जिसको महाकाव्य कह दिया गया? इतना मतलब जैसे प्रेमचंद का है कौन सा? गोदान, उस तरीके से यशपाल का ऐसा कौन सा उपन्यास है? तो ये आपको आंसर अपना बताना है। ये है झूठा सच। झूठा सच बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत विभाजन की त्रासदी का इसमें वर्णन किया गया। झूठा सच, भारत और पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था वो सारी कहानी इसमें। तो इस तरीके के है। एक मैं आपको सीरीज लेकर आने वाली हूँ जिसमें बहुत सारे उपन्यास जो भारत विभाजन पर आधारित हैं, भारत के विभाजन पर जो जो कंडीशन हुई थी उसके बारे में, तो वो क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यशपाल कृत तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी इसकी बात, ठीक है। आपको बताना है विधा कौन सी है? उपन्यास है, कहानी है, काव्य है या नाटक है? आपको बताना है। तो तेरी मेरी उसकी बात क्या है? उपन्यास, ठीक है। नेक्स्ट धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? गुनाहों का देवता, मैंने बताया था आपको, इसको याद कैसे करेंगे? गुनाहों का, हम भले ही ठीक है कुछ भी करें, लेकिन धर्म में हमें गुनाह जो है, कुछ भी हम गलत करते हैं तो गुनाहों का देवता, ये हमने पिछली सीरीज में इनको याद किया था। गुनाहों देवता किसका है? धर्मवीर भारती का। अब यहाँ पर पूछा गया कि ये उपन्यास जो है वो कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक है, आंचलिक है, मनोवैज्ञानिक है या फिर प्रयोगशील है? आपको बताना है।
तो ये देखो कैसा उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, धर्म जो है हमारे मन में सब रहता है ना, मनोवैज्ञानिक, इसलिए तो आपको याद रखना है कि धर्म भी भारती का गुनाहों का देवता कैसा है, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रयोगशील उपन्यास है? प्रयोगशील उपन्यास है, प्रयोगवादी धारा से प्रभावित कह सकते हो आप। ठीक है, प्रयोगशील उपन्यास है नागफनी का देश, कब तक पुकारू, सूरज का सातवां घोड़ा, या रोड़े और पत्थर। आपको अपना आंसर बताना है। तो ये कौन सा है प्रयोगशील? सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा, सिया और सुन्नी मुसलमानों में जो होते हैं उन्हीं में सिया मुसलमानों पर लिखा गया ऐसा कौन सा उपन्यास है, आपको बताना है। तो ये कौन सा है? गंगा मैया। ठीक है, नाम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल अलग है, या अगर आप तुक्का मारें तो मसाल समझेंगे या कुछ इस तरीके से। तो ये कौन सा है? गंगा मैया। ठीक है, नेक्स्ट है एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान आपको बताना है कि ये किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का। ठीक है, बहुत ही केयरफुली आंसर्स को पढ़ना है, क्वेश्चंस को, जिससे हमें समझ में आ सके कि हाँ इन प्रश्नों को हमने किया तो ये गलत नहीं होना चाहिए। एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव का है, लेकिन उन्होंने किसके साथ में लिखा है, किसके सहयोग से लिखा है? तो कोई और नहीं, वो है मन्नू भंडारी। ठीक है, नेक्स्ट है द्वाभा उपन्यास के रचयिता कौन है? ठीक है, आपको बताना है द्वाभा उपन्यास के रचयिताकार कौन है, उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रभाकर माचवे। रुद्र किस उपन्यासकार का नाम है? ये बहुत आसान है, एक बार आप इसे देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। भगवान शिव को हम रुद्र भी बोलते हैं, भगवान शिव जी को हम रुद्र बोलते हैं, उनका दूसरा नाम रुद्र भी है। तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास जो उपन्यास उपनाम है वो रुद्र भी है, इनका उपनाम। तो याद रहेगा शिव प्रसाद से रुद्र। ठीक है, शिव जी को ही रुद्र का अवतार, रुद्र अवतार उनको बोला जाता है। तो ये रुद्राक्ष की माला भी शिव जी को जो भक्त होते हैं पहनते हैं। तो रुद्र शिव जी का ही नाम है। तो शिव प्रसाद उपन्यास जो शिव प्रसाद मिश्र जो है उनका उपनाम क्या है? रुद्र। नेक्स्ट, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप और पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य की साहित्यिक व्याख्या को आधार बनाकर रखा गया है? तो ये 3 वर्ष चित्रलेखा रेखाएं आखिरी दाव। तो चित्रलेखा, ठीक है, पाप पुण्य की जो भी हम पाप और पुण्य करते हैं उस सारे चित्रलेखा हम जो लिखते हैं वो चित्रों के माध्यम से बन जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसा रखिए कि भगवती जो है, भगवती जी यानी कि हम अपने आध्यात्म से सब जुड़े रहते हैं, और सबको सारे चाहे किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा जो भी कर्म करता है उसके धर्म में हमेशा बताया गया कि जो करेगा क्या पाप है क्या गलत है, ठीक है, क्या पुण्य है। तो कहते हैं हमारा लेखा जोखा, ठीक है, वो कैसा है? चित्रों के माध्यम से लिख लिया गया लेखा जोखा। जब पाप पुण्य का लेखा जोखा है उसी के आधार पर इंसान का जो है कि भाई उसके क्या होगा उसके साथ, इस जन्म में या अगले जन्म में या पिछले जन्म में जो भी है, तो लेखा जोखा चित्रलेखा, ठीक है, चित्रों के माध्यम से लिख लिया गया है। नेक्स्ट है सबही नचावत राम गुसाई। सबही नचावत राम गुसाई के लेखक कौन है? ठीक है, आपको बताना है अपना आंसर। तो भाई सिंपल सी बात है, सबही नचावत राम गुसाई। सब यानी कि यहाँ पृथ्वी पर जो भी आया सब नाच रहे हैं, इसलिए अगर हमें मुक्ति चाहिए तो भगवती जी के चरणों में जाना पड़ेगा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो अगर मुक्ति चाहिए या तो नाचते रहो, या फिर मुक्ति चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? भगवती जी के चरणों में। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमृतलाल नागर जी किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित लिखा? अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास लिखा हुआ है जो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। ऐसा कौन सा उपन्यास है? ठीक है, जीवनी पर ऐसा भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित ऐसा कौन सा उपन्यास है? तो ये कोई सा और नहीं है, ये है आपके मानस का हंस। और दो तरीके से आपको यहाँ 3 प्रश्न मिल गए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। ऐसा कौन सा उपन्यास है जीवनी पर आधारित है? मानस का हंस, मानस का हंस। और किसने लिखा है? अमृतलाल नागर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र पर चित्रण किया गया? कि मोहनजोदड़ो जो था जगह, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति जो हम जिसमें एक महानगर था मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका चित्रण उसमें किया गया। तो मुर्दों के टीले टीले बने हुए थे ना जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, तो बहुत इसको एक ध्यान से कनेक्ट कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। हड़प्पा सभ्यता जब हमारे कैसे पता चला सिविलाइजेशन के बारे में, जब जो कि आपके पूरा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत का जो एरिया है वहां पर जब खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, तो टीले थे जो खंडर बन जाते, जो पहले इमारतें बनी हुई थी वो पूरा खंडर के वहां से टीलों में से खोद खोद के क्या किया गया, जो रेलवे लाइन थी बिछाई जा रही थी, तो पता चला यार यहाँ तो कोई सभ्यता थी पहले, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो सिंपल सी बात है, मुर्दों का टीला, वहां न जाने कितने लोग पहले सभ्यता विकसित थी, लोग मर गए, तो मुर्दों का टीला हो गया ना वो, तो याद हो गया। चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? आंचलिक, ठीक है, मानस का हंस तो भी बता दिया आपको कौन है, ये आपके गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। बलचनमा, दिव्या, झूठा सच। झूठा सच इसमें क्या है बताया गया, मैंने आपको बताया भी, झूठा सच के बारे में क्या बताया गया, ये है आपके भारत त्रासदी पर आधारित जो विभाजन हुआ था, ये जीवन, ये है आपके तुलसीदास जी के ऊपर।
तो बलचनमा जो है ये है आपका आंचलिक उपन्यास। अजय की डायरी, डायरी पर आधारित लिखा गया उपन्यास, ये क्वेश्चन पूछा था। डायरी विधा पर आधारित लिखा गया उपन्यास जो अजय की डायरी है, ठीक है, देवराज का है ये। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया, बताना है। शैली भी कई बार पूछ दी जाती है, जैसे अभी ये डायरी शैली में लिखा हुआ है, ठीक है। दैनंदिनी डायरी को हम क्या बोलते हैं, दैनंदिनी, ठीक है। तो ये अजय की डायरी, डायरी पे मत लगा देना, ये उपन्यास है देवराज का। राग दरबारी जो उपन्यास है ये उपन्यास है, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर पुरस्कार मिल चुका है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। अब ये किस शैली में लिखा गया, रिपोर्टाज, रिपोर्ट के रूप में, पत्रात्मक पत्र के शैली में, डायरी के रूप में, या फिर रेखा चित्र, ये सारी की सारी विधाएं हैं हिंदी में, तो इनकी शैली पर लिखा गया है क्या, आपको बताना है, ठीक है। तो अपना आंसर आपको बताना है कि राग दरबारी जो है रिपोर्टाज, रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट जैसा लिखा गया है, रिपोर्ट से बना है रिपोर्टाज। राग दरबारी के लेखक अभी जस्ट मैंने आपको बताया श्रीलाल शुक्ल, कोई दरबार में बैठा है, कौन बैठा है, लाल बैठा है, श्री लाल बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट, सोया हुआ जल उपन्यास किसका है, सोया हुआ जल, आपको बताना है कि ये उपन्यास किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सर्वेश्वर, ठीक है, सर्वेश्वर, सोया नहीं है, सर्वेश्वर, या जो सर्व ईश्वर है वो सोया हुआ नहीं है, ठीक है। या फिर इसको सोया हुआ जल, सोए हुए जल में भगवान विष्णु विराजमान है, सर्व ईश्वर है वो, ठीक है। जो समुद्र में आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से विराजमान है, तो सोए हुए जल में भगवान विष्णु सर्व ईश्वर जो है विराजमान है। बहती गंगा के रचनाकार कौन है, बहती गंगा के जो है, अब देखो गंगा कहाँ से बहती है, रुद्र की जी के, रुद्र की जटाओं से, भगवान शिव की जटाओं से, है ना, शिव प्रसाद सिंह रुद्र, यानी कि रुद्र की जटाओं से बह रही है बहती गंगा, रचनाकार रुद्र की, कितना आसान है, ठीक है, एक बार आपको भूल भी नहीं सकते से हम। तो गंगा जी कहाँ से बह रही है, शिव की जटाओं से, रुद्र की जटाओं से। नेक्स्ट, समलैंगिक यौनाचार का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, आपको अपना आंसर बताना है, और ये आंसर है मछली मरी हुई, ठीक है, मछली मरी हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों के रचनाकारों के नाम, रचयिताओं के नाम बताने। यहाँ पे कुछ रचनाएं, कुछ कृतियां दी गई हैं, आपको बताना, अभी हम उपन्यास पढ़ रहे थे, ठीक है। अब अंधेरे बंद कमरे आपको बताना है किसका है, अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, रुद्र धर्मवीर भारती, या फिर रमेश बख्शी। तो ये किसका है, मोहन राकेश का, कि हमारे इस संसार में अंधेरे बंद कमरे कौन खोलेगा, मोहन जी खोलेंगे, मोहन, ठीक है। कान्हा जी, डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल ये किसका है, नरेश मेहता का, कोई नरेश है, राजा है, ठीक है, उसके मस्तूल डूब, यानी कि जो है डूब गए, उसका जो राजपाट है, डूबते मस्तूल नरेश मेहता। ना आने वाला कल, ना आने वाला कल किसका है, मोहन राकेश का, मोहन राकेश, यानी कि उस समय भगवान कृष्ण जब आए थे, ठीक है। अब कहाँ आने वाला है वो कल, जब भगवान कृष्ण फिर से वृंदावन मथुरा में आएंगे, ना आने वाला कल। हमारे जीवन तो इतना, ये जो कलयुग में है 50-60 साल की जिंदगी, इसमें कलयुग में कहाँ आने वाले भगवान, ना आने वाला वो कल जब भगवान कृष्ण ने मथुरा वृंदावन में आए थे। तो मोहन राकेश। पुनर्नवा आपको बताना है, पुनर्नवा जो है किसका है, ठीक है। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स भी है और एक पति के नोट्स भी है, आपको बताना है एक पति के नोट्स किसका है, महेंद्र भल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है, 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें, आपको बताना है कि ये जो है किसका है, उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा। नेक्स्ट है, मित्रो मरजानी, बहुत ही बहुत बहुत प्रसिद्ध लेखिका जो है, ठीक है, कृष्णा सोबती, इनके बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियां, ये कथाकार कही जाती है मित्रो मरजानी, इनका जो है इस पे पुरस्कार मिल चुका, कृष्णा सोबती 2006 में, अभी रिसेंट 2016 में इनकी मृत्यु हुई, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, तमस, तमस जो है ये है आपके भीष्म साहनी जी का, ठीक है, भीष्म साहनी, जो तमस, जो तम, ठीक है, दुख, तमस, भीष्म, भीष्म पितामह ने पूरे महाभारत में बचपन से लेकर, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने भीष्म कठोर प्रतिज्ञा ली थी और पूरे जीवन भर उन्होंने जो संघर्ष अपनी लाइफ में देखा था महाभारत के युद्ध तक, तो तमस भीष्म साहनी। लालटीन की छत, लालटीन की छत आपको बताना है कि किसका उपन्यास है, ठीक है, लालटीन की छत जो है निर्मल वर्मा का, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है, आपका बंटी, आपका बंटी आपको बताना है कि किस तरीके, इसका आपको संक्षेप में जीवन परिचय आपको याद करना है, सॉरी इसका जो समरी है वो आपको याद करनी है, क्योंकि इससे प्रश्न आता है आपका बंटी जो है किसका है। तो ये है आपका, आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मन्नू भंडारी जी का आपका बंटी, ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप इसे टिक लगा लीजिए, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं, मन्नू भंडारी जी का है। नेक्स्ट, दूसरी बार, दूसरी बार आपको बताना है, दूसरी बार जो है वो किसका है, यह है श्रीकांत वर्मा का, दूसरी बार श्रीकांत वर्मा जी का। हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक, हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक आपको बताने हैं कौन है, बालसरी रेड्डी, ठीक है, बालसरी रेड्डी आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कहानियां दी गई हैं
और उनके लेखकों के नाम आपको बताना है। सूर्य पूजा, सूर्य पूजा जो है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा में सूर्य मंदिर है ना, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और वहां पर सूर्य पूजा, सूर्य मंदिर सूर्य पूजा भुवनेश्वर। बहुत ही आसान, कई बार इतने आसान अगर हम दिमाग से पढ़ते हैं ना तो एक बार में याद हो जाता है, हमें बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो भुवनेश्वर उड़ीसा, उड़ीसा में सूर्य मंदिर, ठीक है। तो सूर्य पूजा वहां पर। फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता आप पहनेंगे, फूलों का कुर्ता, यस। फूलों का कुर्ता कौन नहीं पहनना चाहेगा, यस, ठीक है। फूलों का कुर्ता, यस पाल। नेक्स्ट है डाची, डाची आपको बताना है कि किसका है ये उपन्यास, ठीक है, कहानी है, सॉरी। डाची जो है कहानी आपको बतानी है किसकी है, डाची, ठीक है। ये है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। नेक्स्ट है कांगड़ा का तेली, कांगड़ा, कांगड़ा का तेली आपको ये बतानी है किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क जी का। विपथगा कहानी किसकी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, इस पे स्टार लगा लीजिए, ये बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। विपथगा जो कहानी है किसकी है, अज्ञे जी की है। नेक्स्ट, धरती अब भी घूम रही है, धरती पहले भी घूम रही थी और आज भी घूम रही है, ठीक है, क्योंकि ये सब विष्णु जी की महिमा है। धरती पहले भी घूम रही थी, आज भी घूम रही है, क्योंकि सब विष्णु जी की महिमा है, ठीक है। ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप, ये किसका है, अज्ञे का, ये भी है, ठीक है। ये तेरे प्रतिरूप अज्ञे है, पता ही नहीं, अज्ञे, ठीक है। निम्न में से कौन सी यशपाल की कहानी नहीं है, ठीक है, यशपाल की कहानी नहीं है, आपको बताना है। तो ये पिंजरे की उड़ान, यशपाल, ठीक है। पिंजरे में कोई उड़ान भर सकता है, ठीक है, यशपाल कर दिया आपने, नो, ठीक है। पिंजरे में उड़ान कोई नहीं भर सकता है, तो यस नहीं करना है, नो, ठीक है। दूसरा है तर्क और तूफान, ठीक है, और उत्तमी की मां, लेकिन शरणार्थी नहीं है, शरणार्थी किसका है, अज्ञे जी की कहानी। नेक्स्ट, पत्थर की आंखें, कहानी संग्रह किसका है, पत्थर की आंखें, पत्थर की आंखें किसकी हैं भाई, पत्थर की आंखें कमल जोशी, ठीक है, कमल जोशी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कहानी, कहानी की जो संग्रह है, ठीक है, सिंगल एक कहानी, कहानी संग्रह बताए पूछना। आर पार की माला, आर पार की माला आपको बताना है, ये है शिव जी, शिव प्रसाद, शिव जी का प्रसाद मिल जाए तो आर पार की माला, ठीक है, सब सब कष्ट मुक्त हो जाते हैं, आर पार की माला, शिव जी का अगर प्रसाद मिल जाए। हंसा जाई अकेला, हंसा जाई अकेला किसकी कहानी है, मार्कंडे, ठीक है, मार्कंडे जी की है। ठुमरी आदिम रात्र की महक, ठीक है, ठुमरी आदिम रात्र की महक, ये है आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी की। नेक्स्ट बताना है काठ का सपना, काठ का सपना किसका है, मुक्तिबोध का, काठ का सपना मुक्तिबोध का है। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में भाई क्यों जा रहे हो आप, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ों में, अभी इस महीने, फिर उस अगले महीने, साल में एक बार, फिर साल में 2 बार, ऐसे इंस्टॉलमेंट बढ़ते हैं। भाई भगवती जी के चरणों में हमें हर सुबह जाना है, इंस्टॉलमेंट में नहीं जाना है कि आप एक महीने में एक बार चले गए, आपको हर सुबह भगवती जी के चरणों में जाना है, इंस्टॉलमेंट में नहीं जाना है। लहू पुकारे, लहू पुकारे आपको बताना है किसका है, मधुकर जी का, लहू पुकारे मधुकर जी का है, किसका है, मधुकर जी का है। नेक्स्ट है कोसी का घटवार, कोसी का घटवार आपको बताना है किसका है, ठीक है, यह है शेखर जोशी का। नेक्स्ट है दाज्यू, ये भी किसका है, शेखर जोशी का है। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूंगी कि आपको जोश जुनून उत्साह सब लेकर आना पड़ेगा, तभी हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के आसमान देखता है। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।